अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। साबिक़ वज़ीर KTR ड्रग्स टेस्ट के लिए हैं तैयार, क्या कांग्रेस चेयरमैन और बंडी संजय भी तैयार है? BRS लीडर कौशिक रेड्डी ने किया सवाल। मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडराम की गवर्नर कोटे के तहत नामजदगी दोबारा कानूनी रसाकशी का शिकार। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोदंडराम और अजहरुद्दीन की गवर्नर कोटे में रुकन कानून साज कौंसिल नामजद किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर हुआ मुकदमा। महकमे अखिलती बहबूद और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना वक्फ बोर्ड किसके दबाव में कर रहे हैं काम? बड़ा सवालिया निशान। वक्फ मुकदमात में पैरवी से गुरेज, जायदादों की तबाही का अंदेशा। असद ओवैसी बीजेपी की बी टीम बनना बंद करें, कांग्रेस तर्जुमान शमा मोहम्मद का बयान। फंडिंग को लेकर भी मजलिस के सदस्य किए छुपते हुए सवालात। मगरबी बंगाल में हैरानकुन वाकया, बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस कर रही है तमाम जावियों से जांच। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंग के जल्द खात्मे की पेशगोई कर दी, कहा तेहरान को एटमी हथियार रखने की नहीं देंगे इजाज़त। और ईरानी सदर मसूद पशेकियान की फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन से गुफ्तगू, अमेरिका पर एतमाद नहीं किया जा सकता, ईरानी सदर का ताज़ा मौक़िफ़। हेडलाइंस आपने देखी। रुपेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे तेलंगाना की खबरों से। BRS लीडर कौशिक रेड्डी ने कहा कि KTR ड्रग्स टेस्ट करवाने के लिए राजी हैं, क्या कांग्रेस लीडर और बंडी संजय भी इसके लिए राजी हैं या नहीं? प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कौशिक रेड्डी ने कहा कि सिर्फ इल्ज़ामात लगाने से कुछ भी हासिल नहीं होता। సవాల్ విసురుతున్నావు భయ్, నువ్వు అన్నావు కదా డ్రగ్స్ అని KTR గారిని. రా, KTR గారు టెస్ట్కి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు, టైం డేట్ ఫిక్స్ చేయి. ఇలా నువ్వు బండి సంజయ్ గారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు, KTR గారు ముగ్గురు పోయి ఇలా డ్రగ్స్ టెస్ట్ ఇస్తాం దాండి. ఎవరు డ్రగ్స్ తీసుకుర్రో మేము మనకు తెలిసిపోతుంది కదా ప్రజలకి. इस दौरान ये भी तरह है कि मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी और बंडी संजय के खिलाफ बयान देने पर कौशिक रेड्डी की गाड़ी को मुबैना तौर पर बीजेपी कारकुनों की जानिब से तोड़फोड़ का निशाना बनाया गया। करीमनगर MLA BRS जी कमलाकर के कैंप ऑफिस को भी हमले का निशाना बनाया गया। इस मौके पर कशीदा माहौल देखा गया। पुलिस को तैनात करते हुए हालात को काबू में किए जाने की इत्तलात मौसूल भी हैं। रियासती वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडराम की गवर्नर कोटे के तहत नामजदगी दोबारा कानूनी रसाकशी का शिकार हो गई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोदंडराम और अजहरुद्दीन की गवर्नर कोटे में रुकन कानून साज कौंसिल नामजदगी के बाद GOMS 71 को कलअदम करार देने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई, जिसमें दावा किया गया कि कोदंडराम और अजहरुद्दीन की गवर्नर कोटा के तहत नामजदगी गैर कानूनी है। तेलंगाना हाई कोर्ट में दाखिल करदा अर्जी में दरख्वास्त गुजार ने दावा किया कि गवर्नर तेलंगाना की जानिब से अजहरुद्दीन और कोदंडराम की नामजदगी तयशुदा उसूलों और आइनी तकाज़े के मुताबिक नहीं है। अदालत में दाखिल करदा दरख्वास्त में कहा गया कि मज़कूरा नामजदगियाँ दस्तूर की दफ़ा 171 की सरी खिलाफ वर्जी के बराबर हैं, क्योंकि इसमें इस बात की सराहत मौजूद है कि गवर्नर कोटा अदब, साइंस, कानून, समाजी खदमात के शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहर करने वालों के लिए होता है, लेकिन मौजूदा नामजदगियाँ इस बात का ख्याल इसमें नहीं रखा गया। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने उत्तम कुमार रेड्डी के दावों को गलत ठहराया और कहा कि किसानों से ख़रीदारी की बातें दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी दफ्तर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि किसानों और आम लोगों से जाकर मुलाकातें करें और लोगों के मसाइल को हल किया जाए। हरीश राव ने भी कहा कि मार्केट यार्ड और ख़रीदारी मराकज़ पर आकर किसानों का मसला हल करने की ज़रूरत है। ఇవాళ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఈ జిల్లాకు సంబంధించిన మంత్రి నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చాలా మంచిగా వడ్లు కొంటున్నాం, అసలు ఎవరికి ఇబ్బందే లేదు, అసలు మేము కొన్నంత మంచిగా వడ్లు ఎవరు కొంటనే లేరు అని పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడిండు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి. అయ్యా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, నేను ఎక్కడి నుంచో మాట్లాడతలేను, హైదరాబాద్ లో ఏసీ రూమ్ లో కూర్చొని నీ లెక్క మాట్లాడతలేను. నీ జిల్లాలో చౌటుప్పల్ మార్కెట్ లో రైతుల మధ్య రైతులను పక్కన పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నా. ఇగో ఈ అమ్మ ధనమ్మ, ఈ చెల్లె నిర్మల, ధనమ్మ మార్కెట్ కు వడ్లు తెచ్చి 20 రోజులైంది. నిర్మల గారు మార్కెట్ కు వడ్లు తెచ్చి దాదాపు 24 రోజులైతా ఉంది. 24 రోజులైనా వడ్లు కొనే దిక్కు లేదు. 30 తారీఖు నాడు మాయిశ్చర్ చూసిండ్రు, ఇవాళటికి కూడా కాంటా అయితలేదు. మాయిశ్చర్ పాస్ అయినాక కూడా 8 రోజులైనా కాంటా పెట్టే దిక్కు లేదు. అంటే రైతులు 20 రోజుల నుంచి 30 రోజులు మార్కెట్లో పడిగాపులు కాస్తా ఉన్నారు. 44 డిగ్రీల ఎండలో ఎండకు మాడిపోతా ఉన్నారు, పిట్టల్లాగా రాలిపోతా ఉన్నారు.
నీ ప్రభుత్వం యొక్క చేతగాంతనం వల్ల ఇలా రైతులు చాలా కష్టాలు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. అంటే వడ్లు అమ్ముకోవడానికి నెల రోజులు పడిగాపులు కాస్తే తప్ప వడ్లు అమ్ముకునే పరిస్థితి లేదు. ముందు మీరు మాయిశ్చర్ చూడడానికి 10 రోజులు తీసుకుంటున్నారు, సంచులు ఇయ్యడానికి వారం రోజులు తీసుకుంటున్నారు, కాంటా పెట్టడానికి వారం రోజులు తీసుకుంటున్నారు, కాంటా పెట్టినాక మిల్లుల దించడానికి ఇంకో వారం రోజులు పడుతుంది. ఆ మిల్లు దగ్గరికి పోయిన తర్వాత కూడా మీకు తాలుందని చెప్పి మిల్లులు 8 సంచులు 4 సంచులు 5 సంచులు లారీకి కటింగ్ పెడుతున్నారు. ఈడ తరుగు తీస్తున్నారు, ఆడ మిల్లులలో కోత పెడుతున్నారు. అంటే ఏం జరుగుతా ఉంది? మీకు వడ్లు కొనడం చేతనైతలేదా? నేను అడుగుతా ఉన్నా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, నువ్వు హైదరాబాద్ లో కూర్చొని మాట్లాడు కాదు, రా గల్లీలకు రా, రైతులు వడ్లమ్మే కొనుగోలు కేంద్రాలకు రా, మార్కెట్ యార్డ్లకు వచ్చి రైతుల మధ్య రైతుల బాధలు విను, రైతుల కష్టాలు విను, సమస్యలు పరిష్కారం. महकमा अखिलती बहबूद और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना वक्फ बोर्ड किसके दबाव में काम कर रहे हैं? सवाल ये है कि हुकूमत में शामिल रियल एस्टेट लॉबी वक्फ बोर्ड को चला रही है या कोई गैबी ताकत वक्फ बोर्ड में मुदाखलत के जरिए हज़ारों एकड़ जायदादों को नुकसान पहुँचाने में मसरूफ़ है। महकमा अखिलती बहबूद ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक़िद करने पर रोक लगाते हुए कहीं उन हज़ारों के अराज़ियात से मुताल्लिक़ मुतवाद में शिकस्त की मुनज़्ज़म साजिश तो तैयार नहीं की। अखिलती बहबूद महकमे ने वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक़िद करने से बोर्ड को रोका। बोर्ड की कारकर्दगी को बुरी तरह मुतासर कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुंतखबा बोर्ड अदालत में ज़ेर दौरा मुकदमात के मुतालिक हक़ाइक़ से वाकिफ़ तक नहीं है और न ही वक्फ बोर्ड के अमूर को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए गए। महकमा अखिलती बहबूद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद असदुल्ला को CEO के अहदे पर बरकरार रखने के लिए मुतादिद कानूनी गुंजाइश का सहारा लेते हुए उन्हें इसी अहदे पर बरकरार रखने में जिस तरह की दिलचस्पी में है, एडिशनल एडवोकेट जनरल को समाअत में पेश होने की हिदायत देते हुए वक्त हासिल करने में कामयाब हो रहा है। इसी तरह वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बेहतर वकला की खदमात हासिल नहीं की जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत में शामिल बाज़ नाम नेहाद मुस्लिम कारकुन जो बोर्ड को इल्ग़ामाल बनाते हुए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अहदेदारों को काम पर मजबूर कर रहे हैं। इसकी वजह से बोर्ड की करोड़ों रुपए की जायदादों को नुकसान हो रहा है। रियासती वज़ीर अखिलती बहबूद अज़हरुद्दीन जो कि गुज़िश्ता 6 महीने से रियासती वज़ीर की ज़िम्मेदारी संभाले हुए हैं, वो खुद वक्फ बोर्ड में जारी इस लापरवाही से परेशान है और ऐसा महसूस होता है कि खुद अज़हरुद्दीन भी बेबस हैं। हिंदुस्तानी रेलवे में 2% मुलाजमतों की कटौती के फैसले की सख्त मजम्मत की जा रही है और पहले से मौजूद तकरीबन 3 लाख खाली असामियों को फौरी तौर पर पुर करने और RRB इम्तहानात के ज़ेर अल्तवा नताइज जारी करने का मुतालबा करते हुए और इंडिया यूथ फेडरेशन ज़िला मेडिकल कमेटी की जानिब से आज पोस्ट कार्ड तहरीक चलाई गई। इस मौके पर ECIL के मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स का दौरा किया गया। बड़ी तादाद में रेलवे उम्मीदवारों बेरोज़गार नौजवानों ने इसमें शिरकत की और वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर रेलवे को हज़ारों पोस्ट कार्ड रवाना किए। इन पोस्ट कार्ड के ज़रिए नौजवानों ने रेलवे मुलाजमतों के मामले में मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ अपने सख्त गम गुस्से का इजहार किया। नरेंद्र मोदी గారికి మన ప్రధానమంత్రి ఈరోజు రైల్వేలో జరుగుతున్నటువంటి దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా, జాబ్ కట్కి వ్యతిరేకంగా, అదేవిధంగా ఎగ్జామ్స్ ఏదైతే RRB ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్న విద్యార్థుల రిజల్ట్ వెంటనే విడుదల చేయాలని ఈ లెటర్ ద్వారా ఆయనకి కార్డ్ ద్వారా పోస్ట్ కార్డ్ ద్వారా ఆయన ఇంటికి పంపడం జరుగుతుంది. చూద్దాం నరేంద్ర మోదీ గారు స్పందించి మా నిర్ణయాన్ని అదేవిధంగా మా డిమాండ్స్ ఒప్పుకుంటే బాగుంది, లేకపోతే చలో ఢిల్లీ లాంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపడతాం హెచ్చరిస్తున్నాం. जंगाउन दौरे के मौके पर एडिटर रोज़नामा सियासत जनाब आमिर अली ख़ान की गुलपोशी की गई। अहम शख्सियात ने उनसे मुलाकात की और आमिर अली ख़ान से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। इस मौके पर जमाल शरीफ एडवोकेट और दीगर कई शख्सियात भी मौजूद थे। तेलंगाना के आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। ताहाल 4870 आज़मीन हज रियासती हज कमेटी के जरिए हैदराबाद इम्बरकेशन पॉइंट शमशाबाद एयरपोर्ट से फ्लाइनास फ्लाइट के जरिए सफ़र मुक़द्दस फरीद हज के लिए पहुँच चुके हैं। नवा काफ़िला भी रवाना हो गया। इस मौके पर खुसरो पाशाह अफ़ज़ल बयामनी सदर नशीन हज कमेटी तेलंगाना और दीगर उलमाए कराम ने हज पर रवाना होने वाले आज़मीन हज को मुखातिब किया और झंडा दिखाकर काफ़िले को तलबिया की गूंज में रवाना किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज नवा काफ़िला 430 आदमीन हज को लेकर यहाँ से रवाना हुआ। इसको विदा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट दरगाह एसोसिएशन तमाम अजला के सज्जादगान, मुतवल्लियान और निगरानकार आज यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तकारीर हुए, उनकी दुआओं के बीच आज यहाँ से काफ़िला रवाना हुआ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है जितने भी आदमीन जा रहे हैं अल्लाह ताला
मुझे खराफत से ले जा, खराफत से ले। तेलंगाना के अखिलती इदारों को हुकूमत की जानिब से फंड्स की अदम इजराई की शिकायत है, लेकिन हुकूमत जो भी फंड जारी कर रही है उसका बेजा इस्तेमाल करते हुए स्कीमात के बजाय मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना हज कमेटी में गुज़श्ता कई साल से आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप होते हैं। आज़मीन की तरबियत के बहाने हज़ारों रुपये का खुर्द-बुर्द करते हुए चंद मखसूस अफराद फ़ंड का इस्तेमाल करते हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से ग्रांट की मंजूरी के अलावा हज कमेटी ऑफ इंडिया आज़मीन की तादाद के अतबार से सर्विस चार्जेस अदा करता है। सरखम के इस्तेमाल के हवाले से कोई ऑडिट नहीं है। बाज़ बैरूनी अफराद की मिली भगत से तरबियती कैंप में हज़ारों रुपये के बिल्स जारी किए जा रहे हैं। बताया गया है कि इन तमाम सरगर्मियों को सेक्रेटरी अखिलती बहबूद की सरपरस्ती भी हासिल है। रवा साल तेलंगाना हज कमेटी के तरबियती कैंप्स के दौरान किसी तहरीरी ऑर्डर के बगैर 28,000 रुपये पहले हज तरबियती कैंप की तस्वीर पर मबनी 2 एल्बम्स की तैयारी के नाम पर हासिल किए गए। एक एल्बम अजहरुद्दीन को पेश किया गया, जबकि दूसरा ऑफिस रिकॉर्ड के तौर पर रखने का बिल में जिक्र है। हज तरबियती कैंप और मदीना सानहे के मुतासरीन को रेवंत रेड्डी की जानिब से इमदादी चेक की तकसीम की तस्वीर के नाम पर 28,000 रुपये हासिल किए गए। शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में 3 अप्रैल को मुनक़्क़दा तरबियती कैंप के लिए जुमला 61,800 रुपये का बिल दाखिल किया गया और रकम हासिल की गई। आम तौर पर मसाजिद में कमेटियों की जानिब से अपने खर्च पर तरबियती कैंप का इनेकाद होता है, लेकिन तेलंगाना हज कमेटी के स्टाफ से मिली भगत के नतीजे में हज़ारों रुपये हासिल किए जा रहे हैं। इन तमाम बिलों की कापियाँ सियासत के पास मौजूद हैं और इस बारे में हज कमेटी के हुकाम से रब्ता किया गया तो किसी ने भी वर्क ऑर्डर के हवाले से कोई वजाहत नहीं दी है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के काफिले ने शमशाबाद एयरपोर्ट से उनकी रिहाइशगाह तक बाकायदा रेगुलर ट्रैफिक के दौरान सफ़र जारी रखा। याद रहे कि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ पुलिस के आला हुकाम को अपने काफिले की नकलो हरकत के लिए शहर भर में गाड़ियों को रोकने के खिलाफ वाज़ेह हिदायत दी थी। चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी कि सड़कों पर आवाम को परेशानी का बाज़ बनने वाले तमाम इक़दाम से गुरेज किया जाए। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस से चीफ मिनिस्टर के काफिले की नकलो हरकत को ट्रैफिक के मामूलात के दौरान बरकरार रखा। आवारा कुत्तों के खून का सौदा, सरकारी डॉक्टर को मुअत्तल किया गया। हैदराबाद में डॉग ब्लड माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। गैरकानूनी तिजारत के खिलाफ शिकंजा कसते हुए हुकूमत ने सरकारी वेटरनरी डॉक्टर वेंकटेश यादव को फौरी तौर पर मुअत्तल किया है और इस पर गलियों में मौजूद आवारा कुत्तों के खून की गैरकानूनी तिजारत में मुलविस होने के इल्ज़ामात हैं। मीडिया में कुत्तों के खून की गैरकानूनी तिजारत से मुताल्लिक़ खबरें मंजर आम पर आने के बाद हुकूमत और पुलिस मुतारिक हो गई और जाँच का आगाज़ किया गया। रिपोर्ट सामने आने के बाद एक सरकारी डॉक्टर को मुअत्तल करते हुए कार्रवाई शुरू की गई है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका खून निकाला जा रहा है और उसे महंगे दामों फरोख्त भी किया जा रहा है। इसके अलावा इन बेज़बान जानवरों को गैरकानूनी तौर पर अल्ट्रासाउंड और दीगर सर्जरीज़ के लिए बतौर तजुर्बेगार इस्तेमाल किया जा रहा है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी बीजेपी की बी टीम बनना बंद कर दें। कांग्रेस तर्जुमान शमा मोहम्मद ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हो या कोई और रियासत, ओवैसी को आखिर फंडिंग कौन कर रहा है। आइए देखते हैं कांग्रेस तर्जुमान शमा मोहम्मद का ये बयान। वहाँ तो हम सबको पता है 90 लाखों वोट का डिलीशन हुआ था और बहुत सेंट्रल फोर्सेस भी थे वहाँ और चुनाव आयोग भी मदद किया है बीजेपी को, तो वो तो जांच करना पड़ेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ वहाँ। दूसरी बात, ओवैसी साहब से पूछिए आप, उनको इतना समस्या है कि वो 90 सीट कैसे यूपी में कैसे वो 90 सीट फाइट कर रहा है, उनको कौन पैसा देता है, वो उनसे जाके पूछ लीजिए। वो बीजेपी का बी टीम है, उनको बोलो बीजेपी का बी टीम बनना बंद करना उनको, है ना। वो कैसे चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ यूपी में 90 सीट, वो तो बहुत कम सीट लड़ते हैं तेलंगाना में, लेकिन 90 सीट लड़ते हैं वहाँ, उसे 20 सीट लड़ते हैं बिहार में। तो वो कौन है, वो वोट कटवा। उनको बोलो कि बीजेपी का बी टीम बनना बंद करने के लिए।
मगरबी बंगाल में हैरान कुन वाक़या पेश आया। कल रात देर के बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए चंद्रनाथ को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जिसके बाद खानदान और इलाके में गम की लहर दौड़ गई। चंद्रनाथ उस वक्त अपनी कार में थे, अपने घर के करीब थे। बताया गया कि हमलावर जो एक मोटरसाइकिल पर सवार थे, उन्होंने कार को रोका और एक के बाद दिगरे 3 राउंड फायरिंग कर दी। गोली सीधे सीने में लगी, जिससे वो मौके पर हलाक हो गए। हमले में एक सिक्योरिटी गार्ड जख्मी भी हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की तमाम जावियों से जांच कर रही है। और भाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम आलमी खबरों की जानिब। अमेरिका के सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंग के जल्द खात्मे की पेशगोई की। इत्तलात के मुताबिक ट्रंप ने पार्टी हामियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। जो चीज़ें हो रही हैं ये एक अहम वजह से हम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग ये बात समझ चुके, लोग समझ गए कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। याद है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त की खबरें आ रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच मुआहदा हो जाएगा। Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things. उधर दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पशेकियान ने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन से बातचीत की और अमेरिका के रवैये को पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया। कहा गया कि वाशिंगटन के तर्जुमान ने सिफारतकारी का रुख खतरात, दबाव और पाबंदियों की जानिब मोड़ दिया, जिसकी वजह से ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने 2 मरतबा अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ किया, लेकिन हर बार मुज़ाकरात के साथ ही ईरान के खिलाफ फ़ौजी जारहियत की गई। उनके बकौल ऐसा तर्जुमल दरहकीकत पीठ में छुरा घोंपने के बराबर है। उन्होंने कहा कि किसी भी मौसर मुज़ाकरात के लिए जंग का खात्मा और इस बात की ज़मानत ज़रूरी है कि मुस्तक़बिल में ईरान के ख़िलाफ़ दोबारा कोई दुश्मनाना कार्रवाई नहीं होगी। सदर मसूद पशेकियान ने यूएई के ख़िलाफ़ किसी भी फ़ौजी कार्रवाई की तरदीद की और कहा कि अगर ईरान की मुसल्लह अफ़वाज कोई अस्करी कदम करती हैं तो उसका वाज़ेह ऐलान होता है। आबना हरमुज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि ईरान तवील अरसे से इस आबी गुज़रगाह की सलामती का ज़ामिन है, ताहम अमरीकी इक़दामात जिसमें बहरी नाकाबंदी शामिल है, ख़ित्ते के इस्तेहकाम में खलल का बास बन गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन माहदे के हवाले से कहा कि वो सदर ट्रंप से बातचीत करने वाले हैं। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान मुकम्मल तौर पर हम आहंगी है। अमेरिका और इसराइल के मकासद मुश्तरका हैं। सबसे अहम मकसद अफजुदा यूरानियम ईरान से निकालना है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान की यूरानियम अफजुदा करने की सलाहियत को ख़त्म करना भी हमारा बुनियादी मकसद है। बहरीनी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मुल्क में हालिया दिनों में ईरान के पासदार इनक़लाब से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया, जिनमें से बाज़ पर जासूसी के इल्ज़ाम हैं। बहरीन की वज़ारत दाखिला ने गिरफ़्तार अफराद की तादाद नहीं बताई। ये ऐलान ऐसे वक्त में है जब बहरीन ने अप्रैल के आखिर में 69 अफराद की शहरियत मनसूख करने का भी ऐलान किया था। बहरीनी हुकाम ने इन अफराद पर ईरान के हमलों की तायीद, ईरान से हमदर्दी रखने और गैर मुल्की अनासिर के साथ ताउन के भी इल्ज़ामात लगाए थे। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। साबिक़ वज़ीर KTR ड्रग्स टेस्ट के लिए हैं तैयार, क्या कांग्रेस चेयरमैन और बंडी संजय भी तैयार है? BRS लीडर कौशिक रेड्डी ने किया सवाल। मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडराम की गवर्नर कोटे के तहत नामजदगी दोबारा कानूनी रस्साकशी का शिकार। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोदंडराम और अजहरुद्दीन की गवर्नर कोटे में रुकन कानून साज कौंसिल नामजद किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर हुआ मुकदमा। महकमे अखिलती बहबूद और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना वक्फ बोर्ड किसके दबाव में कर रहे हैं काम? बड़ा सवालिया निशान। वक्फ मुकदमात में पैरवी से गुरेज, जायदादों की तबाही का अंदेशा। असद ओवैसी बीजेपी की बी टीम बनना बंद करें, कांग्रेस तर्जुमान शमा मोहम्मद का बयान। फंडिंग को लेकर भी मजलिस के सदस्य से किए छुपते हुए सवालात। मगरबी बंगाल में हैरानकुन वाक़या, बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस कर रही है तमाम जावियों से जांच। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंग के जल्द खात्मे की पेशगोई कर दी, कहा तेहरान को एटमी हथियार रखने की नहीं देंगे इजाज़त। और ईरानी सदर मसूद पशेकियान की फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन से गुफ्तगू, अमेरिका पर एतमाद नहीं किया जा सकता, ईरानी सदर का ताज़ा मौक़िफ़। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।